being called Ethereum merge. Ethereum merge has begun. How are you feeling right now about the merge? In a simple layman's term way, what the merge is in the Ethereum network. फाइनली वो हो गया जिसका पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि मर्ज है क्या। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड है जिसमें इथेरियम ब्लॉकचेन के ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले कंसेंसस लेयर को रिप्लेस कर दिया गया है एक ऐसे कंसेंसस लेयर से जो 99.95% लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। पर कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, इस अपग्रेड के पीछे और भी कई रीजंस हैं। उनमें से एक रीज़न तो ये है कि ये अपडेट एक सस्टेनेबल, सिक्योर और स्केलेबल इथेरियम की नींव रखने वाला है। हालांकि इथेरियम की हिस्ट्री में ये कोई फर्स्ट अपग्रेड नहीं है, बल्कि इससे भी पहले और भी बहुत से छोटे बड़े अपग्रेड हो चुके हैं। और इथेरियम की हिस्ट्री में एक ऐसा ही इवेंट तब आया था जब बीकन चेन को लाइव किया गया था। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, क्योंकि बीकन चेन को एक्सप्लेन किए बिना द मर्ज को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। इथेरियम ब्लॉकचेन की शुरुआत से लेकर 15 सितंबर तक वैलिड ब्लॉक्स को जनरेट करने के लिए जिस कंसेंसस मेथड का यूज़ किया जाता था उसे कहा जाता है प्रूफ ऑफ वर्क। ये मेथड सिक्योर तो बहुत था, पर इसके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इन्वायरमेंट की केयर करने वाले लोग इसे बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, और वो प्रॉब्लम थी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन। ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ बिटकॉइन को माइन करने में कंज्यूम होने वाली टोटल इलेक्ट्रिसिटी दुनिया के कुछ देश के कुल इलेक्ट्रिसिटी से भी ज़्यादा है। अकेले इथेरियम इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है कि जितनी फिनलैंड की पूरी जनता यूज़ करती है, जबकि ऐसे ही बहुत से ब्लॉकचेन नेटवर्क हैं जो इस प्रूफ ऑफ वर्क के कंसेंसस मॉडल पर काम करते हैं। अब आप सोचिए कि इस मॉडल पर रन होने वाले क्रिप्टो करेंसी कितना कार्बन जनरेट करते होंगे। प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड माइनिंग करना इतना कॉस्टली होता है कि इसे किसी नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप पर नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए बहुत ही हैवी ग्राफिक कार्ड और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ कंपनी तो ऐसी हैं जो सिर्फ क्रिप्टो माइन करने वाले हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ताकि दूसरे माइनर से कम्पीट किया जा सके और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जा सके। कुछ कंपनी ने तो क्रिप्टो माइनिंग के लिए जगह ही ऐसी चुनी है जहां इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन का कोई खतरा नहीं है और रिन्यूएबल एनर्जी का अच्छा यूज़ किया जा सकता है। एर्गो ब्लॉकचेन्स और डीएमजी ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस तो ऐसे ही कंपनी के एग्जाम्पल हैं। इन दो कंपनी ने एक हाइड्रो पावर प्लांट के पास क्रिप्टो माइनिंग करने के लिए एक एमओयू तक को साइन कर लिया है। एक टाइम पे इन ग्राफिक कार्ड्स की इतनी डिमांड थी कि ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन मार्केट में भी इनकी भारी किल्लत होने लगी। यहाँ तक कि इन ग्राफिक कार्ड के मैन्युफैक्चरर्स भी इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉस्टली रिसोर्सेज, हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स और बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इन ग्राफिक कार्ड के प्राइस डबल ट्रिपल होने लगे। इथेरियम के फाउंडर और डेवलपर्स इन सब का अनुमान शायद पहले से ही लगा चुके थे, तभी उन्होंने इथेरियम को एक नए तरह के कंसेंसस मॉडल के साथ रन करने का प्लान बनाया। इस कंसेंसस मॉडल को नाम दिया गया प्रूफ ऑफ स्टेक। इस नए मॉडल को बहुत से इंप्रूवमेंट के साथ लॉन्च किया गया, जिसमें से एक सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट था एनर्जी एफिशिएंसी का। प्रूफ ऑफ वर्क में ब्लॉक्स को जनरेट करने के लिए माइनिंग करना पड़ता था, और जैसा कि मैंने बताया इसके लिए बहुत से हैवी ड्यूटी ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट होती थी जो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम करते थे, जबकि न्यू कंसेंसस मॉडल में ब्लॉक्स को माइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी बजाय वैलिड ब्लॉक्स को जनरेट करने के लिए कुछ ईथर को स्टेक करना होता है। डैट मीन्स कि ब्लॉक्स के वैलिडेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले आपको कुछ ईथर जमा करने होंगे। फिलहाल के लिए ये नंबर 32 ईथर का है, पर मेरा पर्सनली मानना है कि ज़्यादा ईथर इशू होने से जनरेट हुआ इन्फ्लेशन फ्यूचर में मिनिमम स्टेकिंग ईथर की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर सकता है, और शायद इसकी वजह से उन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है जो आजकल में ब्लॉक्स को वैलिडेट करना स्टार्ट कर देंगे। स्टेक क्या हुआ, ये ईथर एक कोलेटरल का काम करता है। अगर वैलिडेटर्स किसी गलत ब्लॉक्स को या अनवेरीफाइड ब्लॉक्स को नेटवर्क में सर्कुलेट करते हैं तो उन्हें स्टेक किए हुए ईथर से हाथ धोना पड़ सकता है, जो कि नेटवर्क की सिक्योरिटी मॉडल में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब पावरफुल हार्डवेयर परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस काम को एक नॉर्मल लैपटॉप या कंप्यूटर पर भी किया जा सकेगा, जिससे अल्टीमेटली पावर कंजम्पशन 99.95% तक कम हो जाएगा। इस तरह का माइलस्टोन अचीव करना किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इस अपडेट ने न केवल सिक्योरिटी और पावर कंजम्पशन को इम्प्रूव किया है, बल्कि इससे ब्लॉक्स को जनरेट करने वालों के लिए एंट्री बैरियर भी रिड्यूस हो गया है। हालांकि ये इतना भी कम नहीं हुआ है कि हर इंसान अब ईथर को वैलिडेट करने लगे, लेकिन एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जरूर हुआ है, क्योंकि अब 32 ईथर को स्टेक करके इथेरियम वैलिडेशन का काम किया जा सकता है। 32 ईथर शायद सभी लोगों के पास ना हो, लेकिन ये कॉस्ट उन कॉस्ट से कम है जितने में लोग माइनिंग करने के लिए बड़ी बड़ी फार्म लगाया करते थे।
अब ये काम सिर्फ एक लैपटॉप से भी किया जा सकेगा, जिससे न केवल पावर कंजम्पशन कम होगा बल्कि सेंट्रलाइजेशन के रिस्क को भी कम किया जा सकेगा। अगर आप इथेरियम की इस ब्लॉक जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट को देखेंगे तो पाएंगे कि अधिकतर ब्लॉक्स कुछ खास माइनर्स ही जनरेट कर रहे थे, जिससे सेंट्रलाइजेशन का रिस्क बढ़ता जा रहा था। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में इन सभी बातों का ध्यान रखा गया था। तो इन सभी फीचर से लोडेड न्यू कंसेंसस मॉडल को प्रैक्टिस में लाने के लिए एक तारीख को चुना जाता है। अब वो तारीख होती है 1 दिसंबर 2020। इथेरियम कम्युनिटी डिसाइड करती है कि इस तारीख को प्रूफ ऑफ स्टेक से इनेबल्ड एक सेपरेट ब्लॉकचेन को इथेरियम मेन नेट के पैरेलल रन किया जाएगा। प्रूफ ऑफ स्टेक से इनेबल्ड इस सेपरेट ब्लॉकचेन को ही बीकन चेन का नाम दिया गया। इनिशियली बीकन चेन किसी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस नहीं करता था, बल्कि इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए लॉन्च किया गया था। इस बीकन चेन को सही से टेस्ट करने के लिए एक लंबा टाइम लिया गया और करीब 2 साल तक बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक तारीख आती है 15 सितंबर 2022, जब प्रूफ ऑफ वर्क को रिप्लेस कर दिया जाता है प्रूफ ऑफ स्टेक से, और इसे ही कहा जाता है द मर्ज। मर्ज मतलब होता है जुड़ना, जब दो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। अब तक 2 ब्लॉकचेन पैरेलल रन कर रहे थे, एक मेननेट इथेरियम और दूसरा बीकन चेन। लेकिन मर्ज के बाद सिर्फ एक ही ब्लॉकचेन होगा, मेननेट इथेरियम। ये स्टेप इथेरियम को और भी सिक्योर, स्केलेबल और सस्टेनेबल बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मर्ज के बाद नेटवर्क में मौजूद सभी तरह के डेटा, चाहे वो ट्रांजैक्शन डेटा हो या फिर अकाउंट बैलेंस, इन सभी के लिए अब एक ही कंसेंसस इंजन काम करेगा, और वो है बीकन चेन, जो बेस्ड है प्रूफ ऑफ स्टेक पे। इथेरियम ने बताया कि मर्ज के बाद किसी भी तरह का डेटा लॉस नहीं हुआ है। इससे पहले कि हम मर्ज के हाइप के बारे में जानें, मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे ऐसी बहुत सी वीडियोज़ हैं जिसे देखकर आप अपने ब्लॉकचेन नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये चैनल यूट्यूब पे अकेला ऐसा चैनल है जिसपे ब्लॉकचेन के बारे में हाई क्वालिटी वीडियोस हिंदी में अवेलेबल हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी हाई क्वालिटी वीडियोस मिलती रहें।